हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ इस वीडियो में डॉक्टर अनुपति शर्मा, जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्जाम पास किया है और मेरे ही कॉलेज से जूनियर हैं। और अभी तक लोग बोल रहे थे कि बस आप लड़के लड़कों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अब हम लड़कियों को भी इंटरव्यू में लेके आए हैं बिल्कुल। सो वेलकम अनुरुति एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। सो कैसा रहा, कहाँ से आपने एमबीबीएस किया था और क्या रहा? आ, मैंने एमबीबीएस किया था इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन से, बिश्केक किर्गिस्तान से। एंड मेरा एफएमजी स्कोर है 168 मार्क्स। एंड मैंने जो प्रिपरेशन जो मैंने शुरू करी थी, वो मेरा जो स्कोर था वो काफी, जब मैं जून में जब प्रिपरेशन शुरू करी थी तो जो मेरा स्कोर था वो काफी लो था। और उससे मतलब धीरे 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 आके आई, एट लास्ट आई अचीव 168 मार्क्स। ओके। सो अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका और मतलब जब आप आए जून जुलाई में, तो आपने नॉर्मली प्रिपरेशन स्टार्ट कब से कर दी थी कॉलेज में? हाँ, मैंने कॉलेज में थर्ड ईयर से, पर क्योंकि जब कोरोना आया था तो हमने शुरू कर दी थी। तब से थोड़ा हम्म। थोड़ा पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना तब से शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और फिर जैसे हम जून में यहाँ पे आए तो हम दिल्ली गए थे एंड देन कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी मेजर मेजर सब्जेक्ट्स की। और उनसे फिर मैंने आगे प्रिपेयर करा था। सो जब आप आए थे मतलब बिश्केक से तब तक कितने सब्जेक्ट बिश्केक से करके आए थे? मैं जब बिश्केक से आई थी मैंने 8 सब्जेक्ट्स बिश्केक से कर ली थी। 8 सब्जेक्ट्स ओके, उधर ये कर 8 सब्जेक्ट आपके हो गए थे। तो जो वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो एक क्या बोलते हैं उसका एक मोटिवेशन आता है सबको कि हाँ यार अब पढ़ना चालू करना पड़ेगा, अब 2-3 साल खराब कर हाँ दिए हैं। जी। तो वही वाला मोटिवेशन आया था उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम ये था। एंड पेरेंट्स का भी एक प्रेशर होता है ना कि अब मतलब अब यू हैव टू क्लियर, बिकॉज व्हेन यू आर क्लोजर टू द गोल ना, यू आल्सो गेट द फियर दैट यू हैव टू डू, मतलब इफ नॉट फर्स्ट टाइम देन मतलब व्हेन। एंड जब अपने सीनियर्स को हम देखते हैं, इतने सीनियर्स हैं जो पहली बार में निकल जाते हैं, तो जो पहली बार वाला होता है उसका वो एक अलग होता है। तो फिर यही था अचीव, और मतलब एक गोल यही था कि वी हैव टू क्रैक दिस इन अ वन गो, मतलब देयर इज नो सेकंड गो फॉर अस। बिल्कुल। सो जब वहां पे आपने एफ लेके जब स्टार्ट करा फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में जब प्रिपरेशन, तो वहां पे पढ़ाई करते टाइम क्या चैलेंजेस ज्यादा थे वहां पे? वहां पढ़ाई करते टाइम चैलेंजेस ये था कि एक रूटीन फॉलो नहीं हो पाता। जैसे कभी कॉलेज की क्लासेस, हम्म। कभी कॉलेज के कुछ फंक्शन फेस्ट वगैरह, हमारी उधर एमसीए क्लासेस भी लगती थी, वो कभी कभी आ जाती थी। तो आपका जो एक पर्सनल रूटीन होता है कभी कभी वो नहीं बन पाता था। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था वहां पे। तो वो रूटीन तो आई थिंक बन ही नहीं पाता है लास्ट तक, और वो बनते 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 डिग्री आ जाती, डिग्री हो जाती है कि हाँ भाई आप ग्रेजुएट हो चुके हाँ हो। जी। सो फिर इंडिया एग्जैक्टली। आने के बाद आपने 8 सब्जेक्ट तो आपके ऑलरेडी कंप्लीट कंप्लीट थे वहां से। फिर हाँ जी। इंडिया हाँ जी। इंडिया आने के बाद फिर आपने क्या क्या चेंजेस करे फिर? इंडिया आने के बाद जो सब्जेक्ट मेरे नहीं हुए थे ना, मैंने पहले उनको करना शुरू करा था। जैसे मान लीजिए कि मैंने डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, ये मैंने छोटे सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं करे थे। पीएसएम मैंने नहीं करा था क्योंकि पीएसएम, यू टेंड टू फॉरगेट द पीएसएम। तो हम्म। मैंने जो पीएसएम है वो मैंने इंडिया आके शुरू, सबसे मैंने पीएसएम से ही मैंने शुरुआत करी थी। तो मैंने पीएसएम अच्छे से करी, देन मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट को टाइम दिया, एंड देन मैंने जो सब्जेक्ट हो रखे थे उनको मैंने वापस से ब्रश अप अपने कॉन्सेप्ट करे, एंड देन आई गो थ्रू देम मतलब आइसली। तो इंडिया आने में फिर कोचिंग ज्वाइन करी थी आपने उन सब्जेक्ट के लिए जो बच गए थे आपके? हाँ जी। एंड मेन मेन सब्जेक्ट जैसे सर्जरी, ओबीजीवाई एंड पीएसएम, इन सब की मेडिसिन, इनकी कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी क्योंकि मेरे को लगा था कि इनमें आप जितना, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, आप जितना इनमें ग्रास्प करना चाहोगे वो उतना बेटर रहेगा। हम्म। इसलिए मैंने कोचिंग इन सब्जेक्ट्स की मेनली। क्योंकि इन सब्जेक्ट के जो ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है उसमें उसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, दो दो वॉल्यूम होती है सब में, आप किसी भी प्लेटफॉर्म हम्म। पे देखें तो उसमें दो दो वॉल्यूम है, तो सही इसलिए। बात है, वो चीज़ तो है। सो अब जैसे इंडिया हम आ जाते हैं ना, डिग्री मिली उसके बाद एक डिग्री के टाइम पे वो वाला माहौल होता है कि चलो अब ग्रेजुएट हो गए, अब फाइनली वो डॉक्टर बन गए हैं, ये वो फलाना डिग्री हो गई। इंडिया आने के बाद फिर जब एक रियलिटी चेक होता है कि जैसे आप गौतम नगर में या जैसे इंडिया आते हो, तो सबसे पहले तो एक रियलिटी एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगता है कि हाँ यार अब बिश्केक या जो भी कॉलेज लाइफ है वो छूट जाएगी, अब आपको सच में पढ़ना पड़ेगा, वो भी इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल क्या होता है? स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आर्स वाज द डिफिकल्ट टास्क टू कंप्लीट, क्योंकि जितने भी, जैसे मैंने आपको भी फॉलो करा तो आपका जो मैंने देखा था जब आप पास हुए थे, आपने बोला था भैया, हाँ आई रिमेम्बर, आपसे मैंने एक चीज सीखी कि आप वो स्टॉप वॉच रखते थे, एंड आई स्वेयर टू हम्म। गॉड
गौतम नगर में कदम रखते ही सबसे पहले मैंने स्टॉप वॉच खरीदी एंड आई यूज टू ट्रैक माई डेली एक्टिविटीज कि मैं डेली कितना घंटा पढ़ रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली दैट शोज यू कि आपने कितना घंटा आपका प्रोडक्टिविटी में गया है, आपने कितना टाइम कितनी चीजों को दिया। अगर मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ 5 मिनट कुछ मैसेज भी आया तो मैं उसको अगर देख रही हूँ तो आई जस्ट यूज टू स्टॉप माई वॉच एंड देन मैं मैसेज का रिप्लाई करती थी। तो दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम यू। मैंने सबसे पहले जाती स्टॉप वॉच खरीदी एंड आई यूज टू ट्रैक। पहले कितने मैं घंटे थे पांच उसमें घंटे स्टार्टिंग पढ़ में? पाती, 5 घंटे? स्टार्टिंग में 5 घंटे ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाती थी, मैं नहीं बैठ पाती थी। धीरे धीरे आई रोज इट टू 6 7 8 एंड जब मेरा एग्जाम था तो लास्ट मेरा जो टच हुआ था वो 15 आवर्स 45 मिनट्स मैंने लास्ट टच करा था इतना। और उस दिन आपने कुछ भी नहीं किया होगा, वो बोल एग्जैक्टली सकता हूँ। वो लास्ट मेरा खुद का, फील बहुत गंदे थे। हाँ मेरा जी। आई थिंक एक ही बार टच हुआ था, कुछ 15.5 घंटे के आसपास, और उस दिन तो मैं नहाया भी नहीं था फिर, क्योंकि वो आपको फिर टाइम, एक सेकंड एग्जैक्टली। भी आपको किसी भी चीज में टाइम नहीं मिल पाता है। और आई थिंक वो जब वो स्टॉप वॉच, सबसे मेन चीज मुझे वो स्टॉप वॉच की लोग सीरियस लेते नहीं उस बात को। मेरे खुद के पर्सनल जो मेरे अच्छे दोस्त हैं उन तक ने उस बात को कभी सीरियस ली नहीं। पर स्टॉप वॉच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि आप जब रोज आप शाम को देखते हो टाइम उसमें, तो आप देखते हो कि 5 घंटे 6 घंटे, फिर आप सोचते हो, आप अकेले होते हो वैसे भी रूम में उस टाइम, तो वैसे प्रिपरेशन के टाइम हाँ सब कुछ सोशल, तो आप सोचते हो कि यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बाहर जा रहा हूँ, ना मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ, फिर मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो खुद पे शर्म आती है इंसान को। तो फिर वो जी जी। ऑटोमेटिक, और जब बढ़ाते जाते हैं, जब बढ़ा जाते हैं, तो जब हम रोज बढ़ता हुआ देखते हैं उस स्टॉप वॉच में, तो खुद पे एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार आज मैंने कुछ किया। और 10 घंटे से ऊपर टच होने के बाद तो फिर एक कंपटीशन माहौल आ जाता है ना कि नहीं नहीं अब तो 11 करूंगा, इस पे 12 करूंगा। हाँ जी बिल्कुल। मतलब वो ये होता है कि अगर आज 10 आवर्स हुआ है ना, आपने बोला था चाहे तुम 5 मिनट भी एक्स्ट्रा करो ना, तो दैट स्टक इन माई माइंड कि अगर आज 10 हुआ है ना तो कल 10 5 भी होगा ना तो चलेगा, पर इससे हम्म। ज्यादा होना चाहिए, कम कभी नहीं होना चाहिए। वो एक टारगेट हो गया था कभी ऐसा। ना कभी तो कम हो भी जाता है, होता भी है। हाँ, वो ब्रेक डाउन इज नॉर्मल इन दिस प्रोसेस, हम्म। बट वो एक टारगेट रखना और उसको अचीव करना, वो सेटिस्फेक्शन का जो वो फील होता है ना, दैट इज हम्म। अमेजिंग। मतलब अगर आपके सब्जेक्ट के टारगेट पूरे हो रहे हैं, मेनली वो ये कि लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं 12 घंटे पढ़ना जरूरी, 14 घंटे पढ़ना जरूरी है। टाइम लिमिट तो ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। बट ऑल डिपेंड कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपका आपका बेसिक लेवल कितना है। ऑब्वियसली अगर आपका बेसिक लेवल अच्छा नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरा भी इतना अच्छा नहीं था, तो जरूरी हो गया था पढ़ना, कि आप नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियसली फिर चीजें आपको जिसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रखे हैं, भले वो 5 6 घंटे भी पढ़ेगा तो उसको चल जाएगा। बट हमको पता है कि हमने हाँ ज्यादा सब्जेक्ट नहीं करे हैं, तो हमको ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा वहाँ के, वो सारी। तो अब ये जैसे टाइम लिमिट आप चेक करते थे, सारी चीजें करते थे, तो मेन ये है कि इससे क्या हेल्प मिली, मतलब जो आपकी प्रिपरेशन में खासकर? इससे मेरे को ये हेल्प मिली, एक तो टाइम डिवीजन। जैसे मैंने कर रखा था कि मैं मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजीवाई, इनको मेरे को रोज के 1.5 1.5 मैं इनको देती थी। पीएसएम में थोड़ा साइड में रखती थी, क्योंकि पीएसएम मुझे लगता था आई आई फॉरगेट पीएसएम मुलाज एंड एवरीथिंग, वो मैं सबके भूल साथ जाती है। थी। तो मैंने, हाँ, तो वो मैं 1.5 आवर रखती थी कि मुझे इनका एटलीस्ट ये टाइम रखना है, और बाकी जो टाइम बचता था मैं वो बाकी सब्जेक्ट को देती थी। और ये शेड्यूल आई थिंक हैज वर्कआउट फॉर मी वेरी वेल। उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है, अगर आपने उसमें, अगर आपके जैसे 30 नंबर की सर्जरी अगर आ रही है, अगर आपकी 22 25 भी आ रहे हैं ना, तो वो आपके स्कोर को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। दिस आई हम्म। हैव फील। हाँ। सही बात है, बिल्कुल वो चीज तो है। तो ज्यादा फोकस आपने किन सब्जेक्ट्स पे किया था? मैंने ज्यादा फोकस करा था ऑनेस्टली सर्जरी, मेडिसिन। मेडिसिन में मुझे टेंशन न्यूमोथोरैक्स से बहुत उम्मीदें थी पर वो आया नहीं। तो हाँ, तो सर्जरी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रो मैंने काफी स्ट्रॉन्ग करी थी कि माइक्रो हर तरफ इंटीग्रेट हो जाती है, इसलिए मैंने माइक्रो अच्छी करी थी अपनी। और मैंने डर्मा अच्छी की, तो डर्मा में इमेजेस बहुत सीधी आती है, मतलब इफ यू नो इट, हम्म। आपको पता होता है, तो डर्मा मैंने अच्छे से करी थी। और पीएसएम भी मैंने करी थी एंड में। आई यूज टू फोकस ऑन पीएसएम, क्योंकि वो 30 मार्क्स में से अगर 20 भी मेरे आते थे ना, मेरा यही था कि 20 लेके आने हैं एटलीस्ट। तो उसके बाद मैंने पीएसएम भी करी थी अच्छे से। वो भी चाहिए। हाँ वो ऑप्स गाएंगी तो ऑब्वियसली, ऑप्स गाएंगी तो मतलब वो तो ऐसा हो गया था ना कि इतनी बार पढ़ ली थी कि वो तो ऐसी थी कि टिप्स पे हो गई थी। आई थिंक तो एफएमजीएस को मतलब पास ही पीएसएम और ओबीजी करवाती है। हाँ, वो होते हैं। ओबीजी तो मतलब 4 से 5 बार रिवीजन हो गया था उसका आराम से, तो वो ऐसी और टिप्स पे हो गई थी। क्वेश्चन भी फिर इजी आते हैं सब्जेक्ट्स कंपेयर टू अब बाकी हाँ हाँ। सब्जेक्ट्स से। अब मेडिसिन हाँ से जी। टेंशन न्यूमोथोरेक्स आए नहीं है, बट मेडिसिन टेंशन जरूर दे देती है।
हाँ और मैं तो बोलता हूँ हमेशा ये बात कि मेडिसिन आपको पास कराए ना कराए, पर अगर आप ज्यादा फोकस कर दोगे ना तो मेडिसिन फेल जरूर करा देगी। हाँ, पर मेडिसिन इज अच्छा सब्जेक्ट। अगर आप मेडिसिन करते हो ना, अगर आप मेडिसिन नहीं करते और अगर आप फेल होते हो ना, आपके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि यार मेडिसिन नहीं वो तो करी ना ऑब्वियसली इसलिए फिर फेल आपको, हुए। हाँ फेल होने के बाद तो फिर हम हर चीज को देख ही लेते हैं, फिर तो हम हर चीज को मानने लग जाते हैं, अच्छा इसी से फेल हुए होंगे, वो बात तो सही बात है। हाँ भैया। क्वेश्चंस करने का क्या सीन था जब आने के बाद, क्योंकि ज्यादातर लोगों को टाइम नहीं मिल पाता क्वेश्चंस करने का, आपने क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से किए थे? क्वेश्चंस मैं करती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और हमारे जो कोचिंग होते थे वहां पे हर सब्जेक्ट का टेस्ट होते थे। जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे मैंने एफएमजी सोल्यूशन भी से भी मैंने उसकी हेल्प ली थी। हम्म। मैंने जो दीपक महाराज का 7th एडिशन आया था, मैंने वही लिया था। मैंने वो मैं करती थी रेगुलर बेसिस पे। पीवाईक्यू मैंने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के कम से कम 4 से 5 बार मैंने पीवाईक्यू करे, और इस पेपर में हम्म। पीवाईक्यू वाज द गेम चेंजर। मतलब उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। तो मैंने पीवाईक्यू करे हैं हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के। से मैं टॉपिक करती थी फिर क्वेश्चन करती थी। जब फर्स्ट रिवीजन, जब मैं मतलब पहली बार जब मैं पढ़ी थी तो मैं ऐसे करती थी। फिर सेकंड बार में सिर्फ बुक मार्क में करती थी, और सिर्फ जीटी में जो हम्म। गलत होते थे फिर उनको देख लेती थी ऐसे। पीवाईक्यूज अप्रोक्स कितना लगा आपको एग्जाम में, कितने परसेंटेज क्वेश्चन पीवाईक्यूज टॉपिक से थे अप्रोक्स? पीवाईक्यू ने आई थिंक 40 to 45% ऑफ, मुझे ऐसा लगता है, कवर किया था। अगर उनसे नहीं तो उनके टॉपिक से क्वेश्चन टॉपिक जरूर से, आए थे। ऑब्वियसली टॉपिक से, हाँ तो वो जी। चीज तो है, तो वो मेनली हाँ हाँ। जिसको भी अगर 50% चाहिए ना पास होने के लिए, तो बेस्ट थिंग वही है कि अगर आप पीवाईक्यूज को भी अगर बहुत अच्छा आप कर लेते हो, पीवाईक्यूज को आप अच्छे से कर लो, पीएसएम ओबीजी एंटी सर्जरी को आप अच्छा कर लो, हाँ जी। 100% पास हो। मेन तो ज्यादा दिक्कत आती है कि लोग 19 सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं कि नहीं हमको सभी को अच्छा करना है। हाँ। अब 5 साल की पढ़ाई को 4-5 महीने में करना है, तो ऑब्वियसली आप सबको तो अच्छा कर ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती चीजें। जीटी आपने कब से देना स्टार्ट किया था? जीटी मैंने अपना रियल, जब मैं आई थी और मैं पढ़ने बैठी थी ना, उसके बाद मैंने खुद का रियलिटी चेक करने के लिए पहला जीटी दिया था। एंड उसमें मेरे लाइफ के सबसे लोएस्ट स्कोर आए थे मेरे। आई स्कोर्ड 116। एंड तब मुझे इतना ऐसे शॉक लगा था ना, मैंने कहा वेयर यू स्टैंड अनुभूति शर्मा, वेयर इज दैट अनुभूति। मतलब तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक। उसके बाद फिर जब मैं मतलब वो लोएस्ट थे, उसके बाद फिर वो प्रोग्रेस, आई एम हैप्पी कि वो प्रोग्रेस हमेशा ऊपर गई, कभी भी नीचे नहीं। ऑब्वियसली ऐसी ऐसी थी, ग्राफ आपका ऐसा था, बट वो कभी इतना नीचे तो उसके नहीं कितने आया। दिए और आपने जो पहले अप्रोक्स? मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 जीटीज दिए थे इस टाइम में। मतलब हर मंथ में दो से एक दो एक दो तीन एक दो हाँ पूरे हाँ स्टेप्स से? हाँ, दो एक दो एक दो एक दो हर सबसे ज्यादा चीज। स्कोर कितना था? सबसे ज्यादा मेरा स्कोर आया था 244, आई स्कोर हाईएस्ट। और उसमें कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग थे जब आपने दिया? स्कोरिंग मेरे उसमें सर्जरी, ओबीजीवाई, हम्म। पीएसएम, मेडिसिन, डर्मा जो मैंने अच्छे से गई थी, साइकी। उसमें लोएस्ट मेरी अनाट एंड फिजियो तो थी। ये एग्जाम से अनाट कितने दिन फिजियो पहले किया था? ये मैंने एग्जाम से 15 डेज पहले दिया था। आई थिंक 5 जनवरी को मैंने दिया था ये एग्जाम, हम्म। 15 डेज पहले। हाँ सही बात है बिल्कुल। सो जब आप जो फर्स्ट वाला दिया था, तो ऑब्वियसली जब आप दे रहे होते हो ना, सबसे पहले तो ग्रेड टेस्ट देने में बहुत हिम्मत चाहिए, कि आपको हाँ बस पता होता है कि आपके नंबर नहीं आने वाले हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करो तो ये लगता है कि हम बस तुक्के मार रहे हैं, बस तुक्के मार रहे हैं, बस तुक्के मार रहे हैं। और देते वक्त तो हाँ। ऐसा भी लगता है कि मेरे नंबर आएंगे 50, 60, 70 नंबर आएंगे मेरे, नॉर्मल सबको ऐसा ही लगता है ना। तो वो एक जो हिम्मत नहीं ला पाते स्टूडेंट्स, उनको क्या बोलना चाहते हो? जीटी, मैं ही बोलूंगी, अगर जीटी में कितने भी नंबर आए ना, यू शुड नेवर जज आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके वो क्वेश्चन वहां गलत हो रहे हैं, वो क्वेश्चन से आप सीख गए ना, तो आपका एग्जाम में अगर वो सही हो गया तो दैट हम्म। जीटी इज वर्थ इट। क्योंकि एग्जाम में एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस आप 149 वाले से पूछिए, 148 वाले से पूछिए कि एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है ना, आपके दिमाग में वही क्वेश्चन अगर रहेगा और वही सेम एग्जाम में आ गया ना, तो दैट इज अ लाइफ चेंजर फॉर यू। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी उससे उससे जज नहीं करना चाहिए कि आपके कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। मैंने भी अपने लोएस्ट फील करे एंड हाईएस्ट में मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई कि यार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे इतने आ रहे हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी भी आपको रखनी पड़ती है। सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि आप पढ़ो। तो जीटी का अब तक आपको बैठने की ताकत देता है कि आप इतने टाइम बैठ के काम माइंड से वो पेपर दे सको, बस हम्म। इसलिए होता है। आई थिंक एग्जाम से पहले अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, कि एटलीस्ट आपको हाँ, पता आप ज्यादा लगेगा कि पढ़ाई आपके कम, करते आप हो। ज्यादा पढ़ोगे ना, ऑब्वियसली बात है, तो हाँ वो जी। एग्जाम में जाके आपको पता चल रहा है कि आपके कम नंबर आ रहे हैं। ऊपर से एग्जाम एग्जाम आपका स्कोर दे भी देगा तो आपको एनालिसिस नहीं देगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन आए। हाँ,
मेरे मेरे जैसे कम ही आए ना, मेरे जीटी में ज्यादा आए थे पर मेरे हम्म। मार्क्स कम आए, पर ठीक है, आए पास तो सही बैलेंस हो बात गया। है। तो एनालिसिस हाँ, कैसे करते थे उनका जीटी का? मैं एनालिसिस करती थी पहले तो। ग्राफ आता था उसमें कि आपका क्या, हम्म। आपके जो आपका जैसे आपका जो टॉपर होता था ना उस जीटी का, उससे आपको कंपेयर करते थे। हर जीटी में यही होता है कि उसने ये हम्म। सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, ये पार्ट उसका स्ट्रांग है। और आप फिर सोल्यूशन देखो, आप सब्जेक्ट अपने बुक मार्क कर लो कि हाँ यार मेरा सब्जेक्ट वीक है, मुझे इसको टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल पैथ में अगर आपकी स्टेन वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप एक पेपर पे सारे स्टेन्स लिख के रख लो, एंड आप सुबह पढ़ने बैठो तो एक बार स्टेन्स देख लो। आपको याद नहीं होंगे पर आप एक बार देख लोगे तो माइंड में कहीं ना कहीं आपके रह जाते हैं। मैं यही करती थी, जो मुझे याद नहीं रहता था स्टिकी नोट बनाती थी, सामने लगा देती थी, और दिन भर बस अगर बैठी भी हूँ ना फ्री, खाना खा के बैठी हूँ, तो बस एक बार उसको देख लेती थी कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब भूल जाती थी पर एक बार देख लेती थी, नजर के सामने से घुमा लेती थी। तो दिल्ली का गौतम नगर का माहौल कभी डिप्रेस करता था? अरे भैया, सो डिप्रेस सो डिप्रेसिंग। एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, बट कभी कभी लगता है ना कि वो नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सबकी पढ़ाई हो रही है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। नींद आती है कभी कभी बहुत ज्यादा, तो वो सब चीजें दिसंबर के अटेम्प्ट में अफेक्ट। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हाँ, दिसंबर का अटेम्प्ट ठंड में नी होता है। एग्जैक्टली ठंड में होता है तो उस टाइम माहौल ही पूरा ऐसा रहता है ना कि आलस भरा हो जाता है पूरा सब सही बात है। कुछ। मुझे याद है, मैं उदयपुर में था उस टाइम पे, दिसंबर के अटेम्प्ट टाइम में, और मैं पढ़ते टाइम में रजे ओढ़ के बैठना पड़ता था टेबल पे। हाँ, हमने ऐसे और नींद छोटे ही आती छोटे थी से बस। ऐसे वो शॉल ऐसे हम लोगों ने लाइब्रेरी हाँ, में रख रखे थे। हम जब लाइब्रेरी में बैठते थे तो ऐसे ही बैठते थे सही कि बात है। ठंड इतनी होती थी। हाँ। और दिल्ली की ठंड तो फिर गजब ही है। सही सही बात है। सो सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी, वहां से लेके एग्जाम तक। मेन एग्जाम डे जो सबसे बड़ा, मतलब बहुत सारों के साथ ये इशू होता है कि वो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, और एग्जाम डे से थोड़े दिन पहले बहुत एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, और उस एंजाइटी की वजह से फिर नींद नहीं आती है, एग्जाम वाले दिन बिल्कुल नींद नहीं आती है, फिर एग्जाम में जाके ओबियसली अगर आप बिल्कुल नहीं सोए तो कुछ ना कुछ चीज़ बिगड़ती है, और वो एंजाइटी से बिगड़ जाती है। तो आपने लास्ट वीक जो था आपका वो, और आपने जो जैसे आप 14-15 घंटे की मोड में तो आप आ ही गए थे पढ़ाई के ना, तो लास्ट वीक में क्या हम्म। क्या आपने पढ़ाई करी, क्या रिवाइज किया, और एग्जाम डे के दिन क्या किया? मैंने भैया लास्ट वीक मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज कर रखा था कि जो जैसे लास्ट वीक में आप मान लीजिए 5 डेज अगर मेरे पास है, तो जो 2.5 डेज है वो मैं माइक्रो, पैथ, फार्मा, स्मॉल स्मॉल सब्जेक्ट जो अपने 5-5 मार्क्स के आते हैं वो मैं ये सब कवर करने वाली थी। और लास्ट के जो 2.5 डेज थे उसमें मेरा सिर्फ टारगेट था कि सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजीवाई एंड पीएसएम, एंड मुझे उसके अलावा कुछ टच नहीं करना है, कुछ भी टच नहीं करना है। और जो उन जो टॉपिक्स के पीवाईक्यू थे सिर्फ मुझे वो करने थे। मेरा टारगेट बहुत ही 2.5 डेज उसके, 2.5 डेज इसके, जितना उसमें हो गया उतना इनफ है। अगर कुछ छूट भी जाता है तो लेट इट बी, क्योंकि आप सब नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। तो वो वाला सीन था, एंड कौन जो सी टू फिल्म एंड का हाफ डायलॉग है डेज वो, थे। ये जवानी है दीवानी का? कुछ हाँ ना कुछ जी, तो कुछ ना कुछ छूटेगा। तो छूटेगा ही ऑब्वियसली, आप सब चीजें कवर नहीं कर सकते। तो मेरा यही था। मैंने अब मेरे जैसे मैं कर भी रही थी तो मेरे टारगेट छूट रहे थे थोड़े थोड़े एंड के 2 डेज में, वो जो मेरा था, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में चीजें करने के लिए। बट आई वॉज फिर भी हैप्पी। मैंने कहा ठीक है, अगर छूट रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसा तो है नहीं मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, कोई बात नहीं। फिर मैं अगले पे मूव ऑन कर जाती, मैंने कोई बात नहीं, अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देना है। एंड जैसे लास्ट डे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं मॉर्निंग में इस वाले दिन का, तो मैंने व्हाइट शीट्स जो A4 साइज की आती है, मैंने उस पे वो चीजें लिखी थी जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। लाइक एग्स, आपके माइक्रो में आपके एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमेटोड, ट्रेमेटोड, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी छोटी छोटी ग्राफिकल इमेजेस बना रखी थी मैंने, वो पढ़ी एंड में। सारे मॉस्किटोज उनके मैंने वो पढ़े, अपने आईवी कैन्युलाज मैंने ये सब पढ़े, पीएसएम के अपने सारे फॉर्मूलेज, गाइनी की जैसे प्लासेंटा प्रीविया, इनके मैंने शॉर्ट डायग्राम्स खुद हैंड ड्रॉन कर रखे, ताकि एग्जाम में अगर आए ना तो मेरा माइंड उन्हें कैच कर ले, इसलिए मैंने खुद हैंड ड्रॉन करके, मेरे पास ऐसे 7-8 पेजेस थे, लाइक 4-5 पेपर्स फॉर द फर्स्ट पेपर एंड 5 पेपर्स फॉर द सेकेंड पेपर। मेरे 10 पेजेस में मैंने सब कुछ छोटे छोटे अक्षरों में बहुत लिख रखा था, ताकि मैं एक बार पढ़ूं पूरा टॉपिक मेरे माइंड में आ जाए। ऐसे मैंने करा था, एंड डे का मैंने ये करा था। कि अगर मौका मिल जाए एग्जाम में तो ले भी जा सके, उस टाइप का पूरा प्लान हाँ, कहीं करके। कहीं फर्ले छुपाने का मौका मिल जाए तो। सही बात है। एग्जाम वाले दिन नींद आ गई थी? बहुत प्रॉब्लम हुई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक मैं 9:30 बजे मैं सोने चली गई थी, बट जो नींद है वो
12:30 1 बजे तक आई थी, नहीं आती नींद सच में। दिमाग इतनी जल्दी आपका प्रोसेस करता है कि आप ही सारे प्रोसेस नहीं कर 90 पाते सब्जेक्ट कि घूम इसमें रहे क्या होते चल। हैं। हाँ एग्जैक्टली कि ओ ये छूट गया, उसकी इमेज छूट गई, वो वाली पीडीएफ में ये वाली इमेज क्या थी, वो क्या थी। तो वो सब था, पर ठीक है, हो कर लिया था जैसे तैसे। सही बात है, बिल्कुल। सो लास्ट में जो जो लोग रह गए हैं, अगर मतलब आप हो गए पास, बहुत अच्छी बात है। भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि जब हम, पता है क्या होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं, मेरे साथ होता है ऐसा। एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है कि शायद मैं फेल होने वाला हूँ, और मैं उसकी भी प्लानिंग भी करने लग जाता था कि हाँ यार, अगर मैं फेल हो गया हूँ तो अब मैं फिर ऐसे ऐसे पढ़ना चालू करूंगा वापिस से, और ये पढ़ूंगा। हुआ था ऐसा कुछ? हाँ जैसे मैं घर पे आई थी तो मम्मी पापा ने पूछा था कि क्या है। मैं थोड़ी कश्मकश में ही थी। मैंने कहा देखो इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, है अपन बीच में ही, अपन नहीं है ऐसे टॉपर बच्चे तो है ही नहीं, हम एवरेज हैं क्योंकि। तो देवर लाइक कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तो थोड़े दिन का तुम ब्रेक लो, देन कम बैक स्ट्रोंगर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ एंड हो गई या फिर आपकी लाइफ रुक जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबको सब चीजें अचीव होंगी, पर एक टाइम होता है, सबका अपना अपना अलग होता है वो लक। तो मेरा यही था, जैसे मैं घर आ गई थी, तो जब 1 फेब आई थी ना, तो आई वॉज लाइक कि अनु नाउ इट्स ओनली 3.5 मंथ्स, जून का एग्जाम आने वाला है, अब जून का पढ़ लेते। तो आई स्टार्टेड लर्निंग गाइनी, मैं गाइनी वापस से पढ़ने लग गई थी। मैंने कहा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेती हूँ, पढ़ना तो शुरू कर देती हूँ, लाइक 2-3 आवर्स हो गया था। पर फिर 3 को आई थिंक रिजल्ट आ गया, तो हाँ मैंने पढ़ना वापस शुरू कर दिया था, गाइनी अच्छा। आई स्टार्टेड, थोड़ा थोड़ा गाइनी आई वाह, स्टार्टेड, मैंने कहा ठीक है। सही बात है। सो आप इतने टाइम गौतम नगर में भी रहे, लोगों को देखा भी है, आपके साथ वालों को भी देखा होगा, बेचमेट्स को भी देखा होगा। मतलब क्या गलतियां करते हैं लोग वहाँ पे, वो भी आपने देखा? गलतियां कभी कभी ये करते हैं कि सबको पता नहीं होता, एंड वी टेंड टू वेस्ट आवर टाइम। जैसे अगर अपन कॉफी पीने गए और वहां पे कोई फ्रेंड्स अपन मिल गए ना, तो वो ½ एन आवर, वो 15 मिनट्स का ब्रेक कब आपका 1 to 2 आवर का बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको आइडिया हम्म। नहीं लगेगा। दैट इज द मेन थिंग जो मुझे लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपन को नींद आती है तो अपन कॉफी या चाय पीने बाहर जाते हैं, और वही सबसे ज्यादा टाइम आपका ले लेती है। आप क्योंकि गौतम नगर में सब नोन होते हैं, जैसे हम नए नए थे तो हमारे सेमेस्टर के इतने बच्चे गौतम नगर में होते थे, तो किसी से बात हो गई तो एवरीबडी इज लाइक ओके व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो उनको समझाने में, उनसे बात करने में आप इतना टाइम लगा देते हो कि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आपका कब टाइम वेस्ट हो गया। तो आई थिंक दैट इज द मेन, कि आप वो टाइम वहां वेस्ट कर देते हो। बाकी अगर आप सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज फाइन, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी रिचार्ज हो रहे हो आप अंदर, तो सही वो बात है। ठीक है। बट किसी से बात करके एनर्जी मुझे लगता है ड्रेन हो जाती है, कोई एनर्जी खींच लेता है आप में से। सही बात है। तो वो चीजें हैं। क्योंकि इसे छोटा छोटा टाइम मैटर करता है ना, रोज का आधा घंटा 1 घंटा, वो बहुत हाँ ज्यादा जी। मैटर करता है आगे जाके। फिर आप ऑब्वियसली, और वो चीजें फिर आप बहुत सारे फिर वो नींद से कम करते हैं कि 4 घंटे सो रहे हैं, 4.5 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं। गौतम नगर में बहुत सारे सुना है 3-3 घंटे भी सोते हैं लोग। वो कोई कोई सेंस नहीं उस चीज का। हाँ नींद तो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब नींद तो नींद होती है, अगर नींद है तो आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाता, सुबह उठ के आप पूरा दिन ड्राउजी रहते हो, मतलब सही नहीं हो बात है। पाता। तो हाँ जी। लास्ट में जो जूनियर्स हैं अपने, जिनको लगता है कि वो आएंगे और 6 महीने में वो सब पास कर लेंगे बढ़िया अच्छे से, और यहाँ के गौतम नगर में उनका शाही बिस्तर लगा हुआ है एकदम, इंतजार हो रहा है उनका। तो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अब जूनियर्स को क्या लकीली बोलना चाहोगे? लकीली नहीं नहीं, लकीली अपने जो जूनियर्स है ना भैया, लाइक अपने कॉलेज की, वो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, जितनों के मैं कांटेक्ट में हूँ, देवांशी वगैरह सब, मतलब विकास, सब कुछ सब लोग लगे हुए हैं। कोई भी हार नहीं मान रहा है, एमसीए क्लासेस प्रॉपर टाइम पे, उनका भी टाइम है, उनका दिसंबर में एग्जाम है, स्टिल वो लोग सुबह उठ के 12-12 आवर्स 13 आवर्स की क्लास में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं वहां पे, पढ़ रहे हैं वहां पे। विकास तो सुन रहा दैट है इज, तो तारीफ हो रही है तेरी। विकास और देवांशी की तो तारीफ करना बनता है, बिकॉज इन लोगों ने मुझे जेन्युइनली सपोर्ट किया है। 6 महीने में जब भी मेरी एनर्जी ड्रेन होती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, तो इन लोगों को मैं कॉल करती थी एंड बात करती थी, एंड इतना रिलैक्स होता था, क्योंकि मुझे मुझसे ज्यादा इन लोगों को मेरे पे फेंक था कि दीदी निकाल लेंगी। सही बात है, ऐसा बिल्कुल। था। हाँ तो जूनियर्स को क्या फिर भी कुछ बोलना चाहोगे आप? जूनियर जूनियर्स कर, जो नहीं पढ़ अच्छे रहे हैं, से चलो जो पढ़ो, पढ़ रहे हैं वो अच्छे अच्छी से बात है। पढ़ो।
हाँ, अगर तुम 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहे हो तो अगर तुम अभी से भी कंसिस्टेंट हो गए तो सब्जेक्ट कवर हो ही जाएंगे। एंड यहाँ आके बस नोट्स अपने कभी चेंज नहीं करना, टीचर चेंज नहीं करना, यही मेरी बेसिक है। पीएसएम का तुम हर जगह यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हो कि पीएसएम वास्ट आती है, हमारे भी जो पीएसएम आई थी वो एकदम कोर्स से नहीं आती है। हम्म। बाकी सब टीचर्स का मतलब एक ही सब्जेक्ट का वही है, बस चेंज नहीं करना अपन को टीचर, ये है भैया। और अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा बेबी, जैनाब मैम नहीं बोलती स्मॉल बेबी बेबी स्टेप्स, तो वो वाला सही सीन है बात बस। है। तो हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग हाँ से आप कर रहे हो तो वो उतना लोड भी नहीं आता ना फिर अचानक से, धीरे धीरे हाँ करते जाओगे तो चीजें होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुभूति, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और बस यही एडवाइस है मेरी भी कि आप पढ़ाई बंद ना करना है, अच्छे से कंटिन्यू करना है पढ़ाई को, ताकि पीजी में हाँ जी अच्छे से, भैया, और हम ताकि नेक्स्ट वीडियो हम पीजी के ऊपर बनाए आपके साथ। टच वुड। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, या, बाय। थैंक यू, बाय।